हेलो स्टूडेंट्स, क्रिएटिव वेब पिक्सल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इंटरव्यू के उस पर बात करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में जो चीज़ हम कवर करने जाएंगे वो करेंगे हम HTML CSS के क्वेश्चंस। इस बार हम 10 क्वेश्चंस लेंगे, 10 क्वेश्चंस लेंगे। बाकी जो एडवांस क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। ये वीडियो उनके लिए बहुत यूज़फुल है जो कि फ्रंट एंड के अंदर, वेब डिज़ाइनिंग के अंदर अपना करियर बनाने जा रहे हैं और इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लोग बहुत ही सही तरीके से आपको समझाएंगे कि आपको जो एग्जामिनर है, जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के जा रहे हो, वो किस तरह से क्वेश्चन कर रहा है और आपको किस तरह से उसका आंसर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक शीट बना लिया है जिसके अंदर हमने 10 क्वेश्चन लिस्ट आउट कर लिए। अब हम इनका 1 बाय 1 आपको आंसर देंगे और समझाएंगे कि भाई जैसे क्या होता है कि जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम थोड़ा नर्वस रहते हैं, थोड़ा हम घबराए हुए रहते हैं, हमें डर लगा रहता है कि वहाँ पे हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ सिलेक्शन उन्हीं का नहीं होता जिनको नॉलेज नहीं होती है। अगर आपको नॉलेज है प्रॉपर तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई व्हाट इज CSS एंड टाइप ऑफ CSS, मतलब CSS कितने टाइप की होती है और हमें इसका कैसे यूज करना है। तो देखो, जो CSS होती है वो 3 टाइप की होती है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। सबसे पहले हमें ये बोलना आराम से कि इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अब इसके बारे में हमें 1 बाय 1 समझाना है उसको कि इनलाइन CSS का मतलब होता है ऐसे CSS जो आपके टैग में ही लगाई जाती हो। जैसे ये हमारा टैग है H1, इसी में हमने स्टाइल के साथ में इस CSS को कॉल करवा दिया है, तो ये मेरी हो गई इनलाइन CSS। इसी तरह से इंटरनल CSS क्या होती है, जैसे मान लो ये पेज है आपका ये पूरा पेज है और अब आपने यहाँ पे क्या किया, स्टाइल टैग के साथ में यहीं पे आपने अपनी CSS को लगा दिया। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने यहाँ पे स्टाइल और यहाँ पे हमने डाल दिया जैसे बैकग्राउंड कलर रेड, ये हमारी इनलाइन CSS हो गई। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है वो हम समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भाई हमें इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS कहाँ लगाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक इनलाइन CSS लगा दी हमारे यहाँ पे, ये मेरी इनलाइन CSS का मतलब है कि जहाँ भी टैग होगा वहीं पे हमें लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने इसमें कोई कंटेंट लिखा, अब मैंने इसमें लिखा स्टाइल, कलर और ये वाइट, ये मैंने यहाँ लगाया तो देखो ये वाइट कलर आ गया। इनलाइन नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनलाइन मतलब उसी लाइन के अंदर। सेकंड होती है इंटरनल का मतलब होता है आपके पेज में स्टाइल टैग के साथ में हम लोग इस CSS को लगा सकते हैं। कॉपी किया, हम यहाँ पे आए और हमने ये CSS को यहाँ पे पास कर दिया, तो भी देखो तो भी वही काम हो रहा है। ये हमारा इंटरनल CSS हो गया। और जो लास्ट में CSS बस रहती है वो रहती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS का मतलब है एक आपने अलग से पेज बनाया और अलग से पेज बना करके उस फाइल को यहाँ पे कॉल करवा दिया। अब जैसे जो हमने यहाँ CSS लगा रहे थे, अब उस CSS को हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, तो भी हमारा वही काम हो रहा है। ठीक है, तो इनलाइन CSS वो जो टैग में लगती है, इंटरनल CSS वो जो आपके पेज में लगती है और एक्सटर्नल CSS वो जो अलग से फाइल बन के हम उसमें कॉल करवा सकते हैं। तो आपको ये जो पहला क्वेश्चन था हमारा कि CSS कितने टाइप की होती है, कैसे कॉल होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि जो सिलेक्टर होता है, सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्टर वो होता है जो आपकी HTML और CSS को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, अब ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जो सिलेक्टर होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, टैग नेम सिलेक्टर, ग्लोबल सिलेक्टर और ग्रुप सिलेक्टर। ठीक है, ID सिलेक्टर कौन से, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये P टैग लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने ID लिख दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया टेक्स्ट, ये टेक्स्ट डाल दिया। अब इस टेक्स्ट को आपने यहाँ हैश के साथ में इसके अंदर जो भी हमने सिलेक्टर का नेम दिया है, ये सिलेक्टर का नेम हो गया मेरा, और यहाँ पे जो भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे जैसे कलर येलो, ये येलो लगाया तो देखो ये येलो आ गया, तो ये पहला सिलेक्टर हो गया ID सिलेक्टर, ये ID सिलेक्टर। अगर ID हम लोग HTML में यूज करते हैं तो हैश हमें CSS में यूज करना है। इसी तरह से क्लास सिलेक्टर, अब जैसे मान लो मैं इसकी जगह मैं क्लास लिख देता हूँ
और यहाँ जो हैश लगाया मैंने इसकी जगह मैं डॉट लगा देता हूँ। तो ये मेरा क्लास सेलेक्टर हो गया, ठीक है। और टैग नेम, अब देखो तो भी वही काम हो रहा है। टैग नेम का मतलब है जैसे ये पी टैग है, अब यहाँ पे ना तो मैं डॉट लगाऊँ ना मैं हैश लगाऊँ, डायरेक्ट टैग का नेम लिख दूँ तो भी ये काम कर रहा है, ये टैग नेम काम कर रहा है। देखो इंटरव्यू के लिए वो बंदे जाएंगे जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो जो मैं समझा रहा हूँ वो उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि भाई आपने जो सिलेक्टर यूज कर रहे हैं तो इसका डीप वीडियो नहीं लगा रहे हैं, डीप वीडियो नहीं बना रहे हैं हम लोग कि जो टैग नेम सिलेक्टर है वो हमें कहाँ यूज करना चाहिए, क्लास सिलेक्टर हमें कहाँ यूज करना चाहिए, हम सिर्फ उनका यूज बता रहे हैं। हम सिर्फ जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी को हमें कैसे एक्सप्लेन करना है वो हम बता रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि टैग नेम ये 5 टाइप का सिलेक्टर होता है, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, टैग नेम सिलेक्टर, ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है कॉमन सिलेक्टर। एक आपने ऐसा सिलेक्टर डाला कि उस पेज में जो भी टैग लगाएंगे उसके ऊपर वो कॉमन प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, तो वो ग्लोबल सिलेक्टर। एक होता है ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर का मतलब है जैसे यहाँ पे आपने H1 लिखा, हेडिंग लिख दिया आपने, ये हेडिंग लिखा। अब देखो अभी है ना इसका ब्लैक कलर आ रहा है, येलो कलर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा हेडिंग है उसका भी येलो कलर हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में कोमा लगाया और यहाँ पे H1 लिख देंगे तो भी ये मेरा ये ग्रुप सिलेक्टर हो गया। इसी तरह से जैसे मान लो मैंने बटन लिखा यहाँ पे, ये बटन लिखा और यहाँ पे ये सबमिट लिखा। अब देखो ये ग्रुप सिलेक्टर के लिए आपने ये लिखा और यहाँ पे ये बटन मेंशन कर दिया, तब भी इसके अंदर भी देखो कलर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, येलो आ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा ग्रुप सिलेक्टर क्या करता है, ग्रुप सिलेक्टर ये करता है कि आपका इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी आप असाइन कर रहे हो और जो आप यहाँ पे कोमा लगा लगा के जो भी सिलेक्टर यूज कर रहे हो वो सभी के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कि जो CSS3 है उसमें CSS और CSS2 और CSS3 इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या है कि नए फीचर्स आए हैं और वही फीचर हम लोग यहाँ मेंशन कर रहे हैं। जैसे बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, जैसे पहले ना पैडिंग और विड्थ के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता, हमें उसको माइनस प्लस में करना पड़ता, उसको मैनेज करना पड़ता। तो जब से बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स आया तब से वो क्या करता है कि जो आउटर पैडिंग है वो इसको इनर में कन्वर्ट कर देता है, ये इसका फीचर है। वेरिएबल्स आए कि मल्टीपल जो CSS के हम सिलेक्टर ले रहे थे वो इसके लेने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्स बॉक्स फ्लेक्स आ गया, बॉर्डर रेडियस आ गया कि भाई जहाँ भी राउंड कॉर्नर करना है वहाँ हम बॉर्डर रेडियस यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट फिटेड आ गए, ग्रिड आ गया, मास्किंग आ गया, एनिमेशन आ गया, ट्रांजैक्शन आ गया, जो कैलकुलेशन होती है विड्थ वगैरह के लिए वो आ गई, काउंटर्स आ गए, ग्रेडियंट्स आ गए। ये सारी की सारी प्रॉपर्टियाँ CSS3 में अभी नहीं आई है। हमारे इनके सेपरेट वीडियोस भी आएंगे तो उनसे भी आप देख सकते हो। लेकिन जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ ये पूछा जाएगा भाई CSS3 के नए फीचर्स के बारे में बताओ, तो हमें इन सबको उनको बताना है, ठीक है। अब देखो हमारे जो PS Sudo एलिमेंट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और उनका क्या यूज है वो हम देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है और हमें इसको किस तरह से बताना है। जैसे मान लो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे ये H1 है, इसके मुझे होवर लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जैसे मैंने डाला H1, ये H1 डाला और इसके बाद मैंने ये कोमा, ये होवर। अब इसके अंदर मैंने लगा दिया जैसे बैकग्राउंड वाइट, ये बैकग्राउंड वाइट है। अब देखो हमने इसको, ये देखो ये मेरा बैकग्राउंड, तो ये जैसे होवर इफेक्ट है, आफ्टर बिफोर है, फर्स्ट है, NTL चाइल्ड है, इन सब के लिए ये वाला एलिमेंट्स यूज किया जाता है। जैसे देखो हमने लिखा H1 और हमने यहाँ पे लिख दिया आफ्टर। अब इसके अंदर हमने कंटेंट, तो ये सारे कंटेंट में डाल दिया हेलो, तो देखो ये हेलो हेलो 2 बार आ गया, ठीक है। ये मेरा हेलो ये आ गया। इसी तरह से मैं इसको बिफोर भी कर सकता हूँ, ये बिफोर, तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम ऐड हो गया। आफ्टर का मतलब बाद में, बिफोर का मतलब पहले। तो ये मेरा PS Sudo सिलेक्टर है ये वाला। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, या तो कोमा लगा के यूज कर सकते हैं या डबल कोमा को हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखो पोजीशन हमारी 5 टाइप की होती है। जैसे हमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोजीशन कितने टाइप की होती है, तो हमें वहाँ बताना भाई पोजीशन 5 टाइप की होती है। कौन सी होती है, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी।
इनके यूज हम एक पहले वीडियो आ चुका है हमारा, वो आप देख सकते हो इसके अंदर कि इनका जो डीप है वो हम आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ये बता सकते हैं हम लोग की पोजीशन 5 टाइप की होती है और इनको हम नेमिंग कर सकते हैं। अब देखो इसमें एक CSS में होता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट किस काम में आता है? इम्पोर्टेंट आता है जैसे मान लो हमने यहाँ पे येलो कलर दिया, ये येलो कलर दे दिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ना H1 के अंदर कलर, ये कलर मैंने डाल दिया रेड डाल दिया। अब मैं इसके चेक करूँगा तो ये मेरा कलर रेड हो गया, जबकि मुझे तो येलो चाहिए था। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। तो इंपॉर्टेंट से क्या होगा, वो इस प्रायोरिटी को, इस जो हमने यहाँ पे रेड दिया है इसको छोड़ देगा वो, और इसको इंपॉर्टेंट मान लेगा वो। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई CSS को अगर आपको इंपॉर्टेंट करना हो कि भाई मुझे तो जो प्रॉपर्टी ले रहा है वो वाले नहीं चाहिए, मुझे ये वाली प्रॉपर्टी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रॉपर्टी हम लोग इंपॉर्टेंट करके एक्सक्लूसिव मार्क और इंपॉर्टेंट लगा करके हम उसको कॉल करवा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि मेन प्रॉपर्टी वो उसको मानेगा, वो उसे मानेगा कि मेरा मेन ये रहे। आपको भी अगर देखना है तो ये मेरे एग्जांपल्स हैं, तो इस एग्जांपल को आप यूज करके देख सकते हैं आराम से। अब देखो एक होता है जेंडेक्स। जेंडेक्स बेसिकली आपके पोजीशन में काम आता है। जेंडेक्स किस काम में आता है? जेंडेक्स आता है आपको लेयर को अप एंड डाउन करने के लिए। जैसे फोटोशॉप में होता है ना कंट्रोल के साथ में कर्ली ब्रैकेट, जिससे क्या लेयर अप एंड डाउन की जाती है। वैसे ही एक डिवीजन लिया हमने यहाँ पे बॉक्स 1, और फिर एक और हमने क्लास ले लिया बॉक्स 2, ये 2 डिवीजन लिए हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये यहाँ से इसको दे देंगे विड्थ दे दिया हमने 100 px, और हाइट दे दिया हमने 100 px, बैकग्राउंड हमने दे दिया ऑरेंज। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, ये आ गया। अब ये की प्रॉपर्टी सेम की सेम प्रॉपर्टी मैं एक और ले लेता हूँ। बस मुझे इसके अंदर कलर ग्रीन करना है और इसको मेरे को 2 कर देना है, और इसके अंदर पोजीशन लगा देंगे अपन एब्सोल्यूट लगा दिया, और इसके अंदर लेफ्ट से थोड़ा सा मैं आगे की तरफ मूव कर देता हूँ इसको 70 px के अंदर। अब देखो ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर टॉप भी देता हूँ, थोड़ा बढ़ा देते हैं अपन इसको। अब देखो अभी ये जो ग्रीन है वो क्या कर रहा है, ऑरेंज वाले के ऊपर आ रहा है। हमें क्या नीचे वाला जो ऑरेंज है उसके अंदर देखो पोजीशन रिलेटिव और जेंडेक्स, इसको हमने कर दिया 10। तो देखो अब ये ऑरेंज ऊपर आ गया। अब मुझे अगर ग्रीन ऊपर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को 11 कर देंगे। तो जेंडेक्स क्या कर रहा है, लेयर को अप एंड डाउन कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट आपको ऊपर चाहिए उसका जेंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए नीचे वाले लेयर के लिए, नीचे वाले लेयर से। ठीक है, तो इस तरह से ये जेंडेक्स काम में आता है। तो आपको ये समझ में आया होगा जेंडेक्स किस काम में आता है। जेंडेक्स बेसिकली जो पोजीशन होती है उसके साथ में काम करता है। एक तो जेंडेक्स और एक लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, ये 2 चीज़ें जो होती है, जो 2 प्रॉपर्टी होती है वो पोजीशन के साथ में काम करती है। अब देखो एक जो बेसिकली जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें क्या है कि कोई वर्क देते हैं वो कि HTML के लिए, तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, उसके लोगों को फेविकॉन आइकन में कन्वर्ट करके हमें उस पेज के ऊपर लगाना। फेविकॉन आइकन क्या होता है, जैसे आप देखो, ये देखो आपका ब्राउज़र के अंदर, जैसे मान लो आपने एक गूगल का ये ओपन किया, तो देखो ये गूगल का जो आइकन आ रहा है ना, ये फेविकॉन आइकन कहलाता है। ये आपका जो टाइटल के साथ में आइकन कनेक्ट हो रहा है, जो आपकी ब्रांडिंग कर रहा है, ये फेविकॉन आइकन होता है। तो उस फेविकॉन आइकन के लिए कुछ जनरेटर होते हैं, वेबसाइट जनरेटर होते हैं, तो आप वहाँ से जनरेट करके आप अपने वेबसाइट्स के अंदर जिस भी क्लाइंट्स की बना रहे हो उसके अंदर फेविकॉन आइकन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्योंकि जब भी हम काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ना तो किसी का टाइटल मेंशन करते हैं, ना हम फेविकॉन आइकन मेंशन करते हैं, तो थोड़ा अनप्रोफेशनली होता है। तो हमें जब भी हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे जो वेब पेज है उसका टाइटल मेंशन करना है, उसके अंदर प्रॉपर्ली फेविकॉन आइकन लगाना है। तो उससे क्या उनको लगेगा कि इनको नॉलेज है। ठीक है, तो फेविकॉन आइकन जनरेट के लिए
आपके पास में एक वेबसाइट है, उसके बाद में ये वेबसाइट 2 लिंक जनरेट करती है और इन्हीं 2 लिंकों से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि जो CSS मीडिया क्वेरी होती है, CSS मीडिया क्वेरी किस काम में आती है। जैसे आपसे क्वेश्चन किया कि भाई आपका CSS मीडिया क्वेरी किस काम का है, तो हमें ये बोलना है कि सर CSS जो मीडिया क्वेरी होती है वो हमारे पेज को रेस्पॉन्सिव करने में काम आती है। ठीक है, अब जैसे इंटरव्यू जो ले रहा है वो पूछेंगे कि भाई कितने टाइप की होती है, तो हमें बताना भाई 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? मिन होती है, मैक्स होती है, मिन होती है, मिन एंड मैक्स होती है। ठीक है, ये 3 टाइप की मीडिया क्वेरी के साथ में हम लोग काम कर सकते हैं। जब मैक्स क्या होती है? मैक्सिमम विड्थ तक वहाँ तक काम करेगा। मिनिमम क्या होता है? मिनिमम विड्थ उसको उतनी चाहिए और मैक्स एंड मिन का मतलब बीच का एरिया, ये हम लोग यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। 10 नंबर और लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि जो हमारा वेब पेज होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले HTML, फिर हेड, फिर बॉडी और ये HTML क्लोज। ये मेरा एक वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है। तो ये हम लोग 10 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। हमारे आगे भी जो एडवांस है CSS 3 के हैं, HTML5 के हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। आप इनका प्रैक्टिस करें और जब भी इंटरव्यू देने जाएं तो इन क्वेश्चंस को आप रिपीट कर लें एक बार, तो आपको सही रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप अपना कॉन्फिडेंस को अप रखें और घबराए नहीं। अगर आपको नॉलेज है तो 100% सिलेक्शन होगा आपका। थैंक यू सो मच। और आपको इसी तरह का हमारे वीडियो चाहिए तो हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करें इस वीडियो के लिए कि आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए, आपको किस किस टाइप से। अगर किसी ने इंटरव्यू दिया है और उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है वो भी हमारे साथ में शेयर कर सकता है। और हमारे इसी तरह से आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।